क्या तुम जानते हो कि कंट्रोल सिर्फ फिजिकल फोर्स से नहीं आता? रियल कंट्रोल साइकोलॉजिकल होता है, मेंटल होता है, इमोशनल होता है। और आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो मचियावेली ने 500 साल पहले लिखे थे। लेकिन पहले एक वार्निंग, ये वीडियो खतरनाक है, ये वीडियो कंट्रोवर्शियल है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो वीक माइंडेड है। क्योंकि आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के वो प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो किसी के भी माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी के भी डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के भी इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मचियावेली ने द प्रिंस में लिखा था, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। मतलब अगर तुम्हारा गोल सही है तो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन यहां मैं तुम्हें एक और वार्निंग देता हूं, ये टेक्निक्स पावरफुल है, ये टेक्निक्स डेंजरस है, और इनका मिसयूज करना ये मोरली रॉन्ग है। तो मेरा सजेशन है कि तुम इन टेक्निक्स को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखो, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखो, ताकि अगर कोई तुम्हारे साथ ये यूज करे तो तुम पहचान सको। लेकिन अगर तुम इसे हार्मफुल पर्पसेस के लिए यूज करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर तुम रेडी हो, अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम वो सीखोगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। चैप्टर 1, द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर डिपेंडेंसी। पहला हैक है मैन्युफैक्चर डिपेंडेंसी। मचियावेली ने कहा था, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। लेकिन यहां प्रिंसिपल ये है, मेक देम नीड यू। जब कोई तुम पर डिपेंडेंट होता है तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। और डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करते हैं? पहला स्टेप, आइडेंटिफाई उसकी नीड्स। हर इंसान की कुछ नीड होती है, इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। तुम्हें पहचानना होगा कि उसकी सबसे बड़ी नीड क्या है। क्या वो इमोशनल वैलिडेशन चाहती है? क्या वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है? क्या वो सोशल स्टेटस चाहती है? क्या वो एडवेंचर चाहती है? क्या वो स्टेबिलिटी चाहती है? जब तुम उसकी प्राइमरी नीड आइडेंटिफाई कर लोगे तो तुम उसे फुलफिल करना शुरू करो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, तुम उसे कंप्लीटली फुलफिल मत करो, तुम उसे पार्शली फुलफिल करो। तुम उसे टेस्ट दो, लेकिन पूरा मत दो। उदाहरण के लिए, अगर वो इमोशनल वैलिडेशन चाहती है तो तुम कभी बहुत वैलिडेट करो, कभी बिल्कुल नहीं। अगर वो अटेंशन चाहती है तो तुम कभी पूरा अटेंशन दो, कभी इग्नोर करो। ये इनकंसिस्टेंसी डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, क्योंकि उसका ब्रेन एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करता है। वो सोचती है, कब वो मुझे अटेंशन देगा? क्या करूं तो वो मुझे वैलिडेट करेगा? कैसे बनूं तो वो खुश रहेगा? और स्लोली वो तुम पर डिपेंडेंट हो जाती है। उसकी हैप्पीनेस तुम पर डिपेंड करने लगती है, उसकी वैलिडेशन तुमसे मिलने लगती है, उसकी इमोशनल स्टेट तुम कंट्रोल करने लगते हो। और यही है मैन्युफैक्चर डिपेंडेंसी। मचियावेलियन साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ये वही टेक्निक है जो कैसिनोज यूज करते हैं, जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स यूज करती है, जो एडिक्टिव रिलेशनशिप्स में यूज होती है, क्योंकि ये डोपामाइन सिस्टम को हैक कर देती है। जब रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल नहीं होता तो ब्रेन ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो ये हैक यूज करो, लेकिन केयरफुली, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। चैप्टर 2, द आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। दूसरा हैक है आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। मचियावेली ने कहा था, डिवाइड एंड कॉन्कर। और ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। जब कोई औरत अपने सपोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड होती है, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, तो उसे इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग उसे पर्सपेक्टिव देते हैं, उसे एडवाइस देते हैं, उसे रियलिटी चेक देते हैं। तो अगर तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले उसे आइसोलेट करना होगा। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर तुम डायरेक्टली बोलोगे अपने फ्रेंड से मत मिलो, तो वो रिबेल करेगी। तो ये सटली करना होगा, स्ट्रैटेजिकली करना होगा। पहला मेथड, सीड डाउट। जब वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करे तो सटली डाउट क्रिएट करो। तुम्हारी वो फ्रेंड, मुझे लगता है वो थोड़ी जेलस है तुमसे। तुम्हारी फैमिली, क्या वो रियली तुम्हें सपोर्ट करती है
या सिर्फ कंट्रोल करना चाहती है? ये स्टेटमेंट्स उसके माइंड में सीड्स प्लांट कर देते हैं। स्लोली वो खुद ही डाउट करने लगती है। दूसरा मेथड, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान्स बनाए तो तुम कुछ ऐसा करो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे। जैसे उसी टाइम पर कुछ रोमांटिक प्लान बनाओ या कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो ऐसा बोलो। जब वो बार बार अपने फ्रेंड्स को कैंसिल करेगी तो नेचुरली उनसे डिस्टेंस बनेगी। तीसरा मेथड, बिकम हर एवरीथिंग। जब वो तुमसे बात करे तो इतना इंटरेस्टिंग बनो कि उसे किसी और की जरूरत ना लगे। उसका बेस्ट फ्रेंड बनो, उसका काउंसलर बनो, उसका एंटरटेनमेंट बनो, उसका इमोशनल सपोर्ट बनो। जब तुम सब कुछ बन जाओगे तो उसे और किसी की नीड नहीं रहेगी और स्लोली वो आइसोलेट हो जाएगी। और जब वो आइसोलेट हो जाएगी तो तुम उसका ओनली सोर्स बन जाओगे, उसकी ओनली सपोर्ट सिस्टम बन जाओगे और तब तुम कंप्लीट कंट्रोल रखोगे। मशिवेलियन प्रिंसिपल यह है, रिमूव ऑल ऑल्टरनेटिव्स। जब किसी के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते तो वो तुम्हारे पास आने पर मजबूर होता है। लेकिन फिर से वार्निंग, ये टेक्निक एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव है, ये टॉक्सिक है, ये एब्यूसिव है और इसे रियल रिलेशनशिप्स में यूज नहीं करना चाहिए। मैं ये सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई तुम्हारे साथ ये करे तो तुम रिकॉग्नाइज कर सको। चैप्टर 3, द गैसलाइटिंग टेक्निक। तीसरा हैक है गैसलाइटिंग। ये सबसे डार्क और सबसे डेंजरस टेक्निक है। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी की रियलिटी को क्वेश्चन करना, उसकी परसेप्शंस को डाउट करना, उसकी मेमोरी को चैलेंज करना। मचियावेली ने कहा था, द लायन कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स। One must therefore be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves. गैसलाइटिंग में तुम फॉक्स बनते हो, कनिंग बनते हो, मैनिपुलेटिव बनते हो। ये कैसे काम करता है? जब वो कुछ बोले, कुछ पॉइंट आउट करे, कुछ कंप्लेन करे, तो तुम उसकी रियलिटी को डिनाई करो। उदाहरण, अगर वो बोले तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, तो तुम बोलो नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम कंफ्यूज हो रही हो। अगर वो बोले तुम उस लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे, तो तुम बोलो क्या, तुम पागल हो गई हो, मैं सिर्फ फ्रेंडली था, तुम ओवरथिंकिंग कर रही हो। अगर वो बोले तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो तुम बोलो मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, तुम ही बहुत डिमांडिंग हो। देखो क्या हो रहा है, तुम उसकी ऑब्जर्वेशंस को इनवैलिड कर रहे हो, तुम उसकी फीलिंग्स को डिसमिस कर रहे हो, तुम उसकी रियलिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। और जब तुम ये बार बार करते हो तो स्लोली उसे अपने आप पर डाउट होने लगता है। वो सोचने लगती है, क्या मैं रियली ओवरथिंकिंग कर रही हूं? क्या मैं सच में कंफ्यूज हूं? क्या मुझे ही प्रॉब्लम है? और यही है गैसलाइटिंग का इफेक्ट। विक्टिम अपने आप को डाउट करने लगता है, अपनी परसेप्शंस को डाउट करने लगता है, अपनी सैनिटी को डाउट करने लगता है और तब मैनिपुलेटर को पूरा कंट्रोल मिल जाता है। क्योंकि जब कोई अपने आप को ट्रस्ट नहीं करता तो वो दूसरों पर डिपेंड करता है। मशिवेलियन साइकोलॉजी में इसे रियलिटी डिस्टॉर्शन कहते हैं और ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है। ये साइकोलॉजिकल अब्यूज है, ये इमोशनल अब्यूज है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डेवस्टेटिंग होते हैं। विक्टिम्स को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पीटीएसडी होता है, सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मैं फिर से कहता हूं, मैं ये टेक्निक बता रहा हूं सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ताकि अगर कोई तुम्हारे साथ ये करे तो तुम आइडेंटिफाई कर सको एंड गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। कभी भी इसे यूज मत करो। ये मोरली रॉन्ग है, ये साइकोलॉजिकली डैमेजिंग है और ये लीगली भी पनिशेबल हो सकता है। चैप्टर 4, द हॉट एंड कोल्ड मेथड। चौथा हैक है हॉट एंड कोल्ड मेथड। ये पुश एंड पुल का एक एक्सट्रीम वर्जन है। मचियावेली ने कहा था, men are driven by two principal impulses, either by love or by fear. हॉट एंड कोल्ड मेथड दोनों को यूज करता है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, कभी तुम एक्सट्रीमली लविंग बनो, एक्सट्रीमली केयरिंग बनो, एक्सट्रीमली अटेंटिव बनो
और फिर अचानक कंप्लीटली कोल्ड हो जाओ, डिस्टेंट हो जाओ, इंडिफरेंट हो जाओ। ये एक्सट्रीम शिफ्ट इमोशनल केओस क्रिएट करता है। जब तुम हॉट होते हो तो वो फील करती है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, कि रिलेशनशिप अमेजिंग है, कि तुम बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। वो क्लाउड्स पर होती है, डोपामाइन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो हैप्पी होती है। लेकिन फिर अचानक तुम कोल्ड हो जाते हो। नो एक्सप्लेनेशन, नो वार्निंग, बस सडनली डिस्टेंट। तो उसका ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। वो सोचती है, क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया, कैसे फिक्स करूं। एंजाइटी ट्रिगर होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो डेस्परेट हो जाती है। और फिर जब वो पीक डेस्परेशन पर होती है, तुम फिर से हॉट हो जाते हो। सडनली लविंग, सडनली केयरिंग, और वो फील करती है जैसे उसे रिलीफ मिल गई, जैसे सब फिर से ठीक हो गया। और ये साइकिल रिपीट होता है, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड। ये इमोशनल रोलर कोस्टर एडिक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स को क्रेव करता है, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑब्सेशन क्रिएट करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। जब रिलेशनशिप में एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज होते हैं तो विक्टिम इमोशनली एडिक्टेड हो जाता है। वो रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाता, भले ही वो टॉक्सिक हो, क्योंकि उन हाई मोमेंट्स की मेमोरी वो उसे अटैच रखती है। मशिवेलियन स्ट्रैटेजी यह है, कंट्रोल द इमोशनल टेम्परेचर। जब तुम किसी की इमोशंस को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ले जा सकते हो तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन फिर से ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, ये एब्यूसिव है, ये हार्मफुल है। रील हेल्दी रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंसी होती है, स्टेबिलिटी होती है, ट्रस्ट होता है। तो अगर तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो तो रिकॉग्नाइज करो और गेट आउट। चैप्टर 5, द ट्रायंगुलेशन स्ट्रैटेजी। 5वां हैक है ट्रायंगुलेशन। मचियावेली ने कहा था, डिवाइड एंड रूल। ट्रायंगुलेशन में तुम एक थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हो रिलेशनशिप डायनामिक्स में, ये जेलसी और इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। ये कैसे काम करता है? तुम कैजुअली किसी और की तारीफ करते हो, मेरी कोलीग बहुत स्मार्ट है, वो लड़की जिम में, उसका डेडिकेशन इंप्रेसिव है। तुम्हारी फ्रेंड प्रिया, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ये स्टेटमेंट्स इनोसेंट लगते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। सबकॉन्शियसली वो फील करती है कि वो कम्पीट कर रही है, कि उसे प्रूव करना है कि वो बेटर है। फिर तुम सटली उस थर्ड पर्सन को बार बार मेंशन करते हो। प्रिया ने आज लंच में ये कहा, मेरी कोलीग के साथ मीटिंग में, वो जिम वाली लड़की। स्लोली ये थर्ड पर्सन उसके माइंड में ऑक्यूपाई होने लगता है। वो जेलस फील करती है, इनसिक्योर फील करती है, और फिर वो कॉम्पीट करने लगती है। वो ज्यादा अटेंशन देने लगती है, ज्यादा एफर्ट करने लगती है, तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो नहीं करेगी तो तुम उस दूसरी को चूज कर लोगे। और यही है ट्रायंगुलेशन की पावर। ये कंपटीशन क्रिएट करता है, ये स्कैरसिटी मेंटालिटी क्रिएट करता है, ये डेस्परेशन क्रिएट करता है। मशिवेलियन साइकोलॉजी में इसे मैन्युफैक्चर्ड कंपटीशन कहते हैं। जब लोगों को लगता है कि उन्हें कॉम्पीट करना है तो वो अपनी वैल्यू कम करके भी चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव है। ये ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ये इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है, ये इमोशनल डैमेज करता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में एक दूसरे को सिक्योर फील करवाना चाहिए, वैल्यूड फील करवाना चाहिए, रिस्पेक्टेड फील करवाना चाहिए। तो ट्रायंगुलेशन का यूज करना ये इमोशनल अब्यूज है और इससे बचना चाहिए। चैप्टर 6, द इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम। छठा हैक है इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम। ये साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। मचियावेली ने पावर डायनामिक्स के बारे में लिखा था, और इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स पावर डायनामिक्स को शिफ्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, जब रिवॉर्ड्स प्रेडिक्टेबल होते हैं तो वो बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन जब रिवॉर्ड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो वो अडिक्टिव हो जाते हैं। ये स्लॉट मशीन्स की साइकोलॉजी है। कैसीनोज यही करते हैं।
तुम हर बार नहीं जीतते, लेकिन कभी कभी रैंडमली तुम जीतते हो, और ये रैंडमनेस एडिक्शन क्रिएट करता है। रिलेशनशिप्स में भी यही अप्लाई होता है। अगर तुम हमेशा लविंग हो, हमेशा केयरिंग हो, हमेशा अवेलेबल हो, तो वो प्रेडिक्टेबल है, वो बोरिंग है। लेकिन अगर तुम समटाइम्स लविंग हो, समटाइम्स कोल्ड हो, रैंडमली केयरिंग हो, तो वो एक्साइटिंग है, वो अडिक्टिव है। उदाहरण, कभी तुम उसे सरप्राइज गिफ्ट दो, फिर हफ्तों तक कुछ मत दो, फिर अचानक एक रोमांटिक जेस्चर करो, फिर अगेन नॉर्मल हो जाओ। कभी तुम उसकी मैसेजेस का इमीडिएटली रिप्लाई दो, कभी आवर्स तक इग्नोर करो, कभी पैराग्राफ लिखो, कभी वन वर्ड रिप्लाई दो। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसके ब्रेन को कंफ्यूज्ड रखती है। उसका डोपामाइन सिस्टम कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेशन में रहता है। वो हमेशा सोचती रहती है, आज वो कैसा बिहेव करेगा, क्या आज मुझे अटेंशन मिलेगा, क्या आज वो स्वीट होगा। और ये कांस्टेंट एंटिसिपेशन, ये एडिक्शन बन जाता है। साइकोलॉजिकली इसे वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और ये फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। B.F. स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया था कि इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स सबसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो मशवेलियन पर्सपेक्टिव से, अगर तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, तो प्रेडिक्टेबल मत बनो, रैंडम बनो, अनप्रेडिक्टेबल बनो। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, ये मैनिपुलेशन है, ये हेल्दी नहीं है, ये एथिकल नहीं है। और रियल लव में कंसिस्टेंसी जरूरी है, ट्रस्ट जरूरी है, रिलायबिलिटी जरूरी है। तो इस टेक्निक को समझो, लेकिन यूज मत करो। चैप्टर 7, द गिल्ट एंड ऑब्लिगेशन ट्रैप। 7वां हैक है गिल्ट एंड ऑब्लिगेशन ट्रैप। मचियावेली ने कहा था, बेनिफिट्स शुड बी ग्रांटेड लिटिल बाय लिटिल सो दैट दे मे बी बेटर एंजॉयड। गिल्ट और ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, ये सटल कंट्रोल का एक फॉर्म है। ये कैसे काम करता है? तुम बहुत कुछ करते हो उसके लिए, फेवर्स करते हो, हेल्प करते हो, सैक्रिफाइसेस करते हो, लेकिन तुम उसे रिमाइंड भी करते रहते हो, डायरेक्टली नहीं, सटली। याद है जब मैंने तुम्हारे लिए वो किया था? मैंने तो तुम्हारे लिए इतना छोड़ दिया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहता हूं। ये स्टेटमेंट्स गिल्ट क्रिएट करते हैं। वो फील करती है कि उसे भी इक्वली करना चाहिए, कि वो तुम्हारी डेब्टर है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कंट्रोल क्रिएट करता है। अब वो चीजें करती है बिकॉज शी फील्स ऑब्लिगेटेड, नॉट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू। अगर वो तुमसे डिस्टेंस लेना चाहती है, तो गिल्ट फील करती है, उसने मेरे लिए इतना किया, मैं कैसे छोड़ सकती हूं। अगर वो ना कहना चाहती है, तो ऑब्लिगेशन फील करती है, उसने मेरी इतनी हेल्प की है, मुझे हाँ कहना चाहिए। ये गिल्ट और ऑब्लिगेशन, ये इनविजिबल चेन्स बन जाते हैं। वो फिजिकली फ्री है, लेकिन इमोशनली ट्रैप्ड है। मशिवेलियन स्ट्रैटेजी ये है, क्रिएट डेट विदाउट आस्किंग फॉर रीपेमेंट। जब तुम फेवर्स करते हो, सैक्रिफाइसेस करते हो, तो तुम एक साइकोलॉजिकल डेट क्रिएट करते हो, और ये डेट रीपेमेंट की डिमांड करता है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि तुम एक्सप्लिसिटली डिमांड नहीं करते, तुम सटली रिमाइंड करते रहते हो, और वो खुद फील करती है कि उसे रीपे करना चाहिए। ये भी एक फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में लोग चीजें करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, विदाउट कीपिंग स्कोर, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन। रियल लव अनकंडीशनल होता है। तो गिल्ट और ऑब्लिगेशन ट्रैप, ये टॉक्सिक है, ये कंट्रोलिंग है, और इससे बचना चाहिए। चैप्टर 8, द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एडवांटेज। 8वां हैक है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। मचियावेली ने कहा था, द वन हु अडैप्ट्स हिज पॉलिसी टू द टाइम्स प्रॉस्पर्स, एंड लाइकवाइज दैट द वन हुज पॉलिसी क्लैशेस विद द डिमांड्स ऑफ द टाइम्स डज नॉट। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब है कि तुम्हारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन एडवांटेज तुम्हें पावर देता है। ये कैसे अप्लाई होता है? पहली बात, तुम सब कुछ जानते हो उसके बारे में, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर्स, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज, ड्रीम्स। तुम ऑब्जर्व करते हो, लिसन करते हो,
एनालाइज करते हो, लेकिन तुम अपने बारे में बहुत कम शेयर करते हो। तुम मिस्टीरियस रहते हो, वेग रहते हो। ये एसिमेट्री पावर डायनामिक क्रिएट करता है। वो तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, तुम्हें समझने की कोशिश करती रहती है, लेकिन तुम उसे ऑलरेडी समझ चुके हो। दूसरी बात, तुम इंफॉर्मेशन को स्ट्रैटेजिकली यूज करते हो। तुम्हें पता है क्या उसे ट्रिगर करता है, क्या उसे खुश करता है, क्या उसे इनसिक्योर करता है, और तुम ये नॉलेज यूज करते हो डिसीजंस लेने में, कॉन्वर्सेशंस गाइड करने में, सिचुएशंस कंट्रोल करने में। तीसरी बात, तुम मिस इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं लाइज, लेकिन सिलेक्टिव ट्रूथ। तुम वही बताते हो जो तुम चाहते हो कि वो जाने, बाकी चीजें हाइड रखते हो। ये उसकी परसेप्शन को शेप करता है, उसकी रियलिटी को शेप करता है, उसकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। मशिवेलियन प्रिंसिपल ये है, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा तुम जानते हो, उतना ज्यादा तुम कंट्रोल करते हो। बट यहां भी एथिकल इश्यूज है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। अगर एक पर्सन सब कुछ हाइड कर रहा है और दूसरे के बारे में सब जानता है, तो ये इम्बैलेंस है, ये मैनिपुलेशन है, ये कंट्रोल है, और ये ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को समझो, लेकिन एथिकल बाउंड्रीज मेंटेन करो। क्रिटिकल वार्निंग एंड कंक्लूजन। अब मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहनी है। मैंने आज जो भी टेक्निक्स बताई है, वो सब डार्क साइकोलॉजी है, वो सब मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है, वो सब कंट्रोल मैकेनिज्म्स है, और मैंने ये सब बताया है सिर्फ एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये टैक्टिक्स यूज करते हैं। नार्सिसिस्ट्स यूज करते हैं, साइकोपैथ्स यूज करते हैं, अब्यूजर्स यूज करते हैं। तो अगर तुम इन टैक्टिक्स को पहचान सकते हो, तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इन टैक्टिक्स को यूज करोगे, तो मैं तुम्हें रोकता हूं। क्योंकि ये टैक्टिक्स मोरली रॉन्ग है, साइकोलॉजिकली हार्मफुल है, इमोशनली एब्यूजिव है, रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करती है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डेवस्टेटिंग होते हैं। मचियावेली ने द प्रिंस पॉलिटिकल पावर के कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी, 16वीं सेंचुरी इटली में, जहां सर्वाइवल ही सब कुछ था। लेकिन आज का मॉडर्न वर्ल्ड अलग है, रिलेशनशिप्स अलग है, एथिक्स अलग है। हेल्दी लव में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, इक्वल पावर डायनामिक्स होते हैं, ट्रस्ट होता है, ऑनेस्टी होती है, कम्युनिकेशन होता है, सपोर्ट होता है, ग्रोथ होता है, कंट्रोल नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, अब्यूज नहीं। तो मेरा फाइनल मैसेज ये है, इन टैक्टिक्स को समझो, रिकॉग्नाइज करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, लेकिन कभी भी इन्हें यूज मत करो। क्योंकि रियल पावर कंट्रोल में नहीं है, रियल पावर सेल्फ मास्टरी में है, रियल पावर ऑथेंटिक कनेक्शंस में है, रियल पावर म्यूचुअल रिस्पेक्ट में है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत है, तो प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज में है, तुम्हारे फियर्स में है। तो उन पर काम करो, थेरेपी लो अगर जरूरत हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, लेकिन मैनिपुलेशन का रास्ता मत चुनो। तो ये था आज का वीडियो। डार्क था, कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन नेसेसरी था, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर तुम्हें ये एजुकेशनल लगा तो लाइक करो, लेकिन प्लीज इसे मिसयूज मत करो। कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को ये टैक्टिक्स यूज करते देखा है। और अगर तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो हेल्प लो, थेरेपिस्ट से बात करो, ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो, और उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो। सब्सक्राइब करो फॉर मोर साइकोलॉजी कंटेंट। लेकिन याद रखो, नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पावर के साथ एथिक्स आना चाहिए, और मैनिपुलेशन के साथ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो सही चॉइस करो, एथिकल बनो, ऑथेंटिक बनो, और रियल लव को चूज करो, कंट्रोल को नहीं। धन्यवाद।